एक 19 साल की लड़की जिसका बलात्कार हुआ, फिर उसे 5 साल की सजा भी हुई और आज वो एक सिविल सर्वेंट है। क्या रही होगी, कैसी रही होगी इस लड़की की दुख भरी कहानी। जेल में उसने क्या कुछ झेला होगा, जानेंगे आज की कहानी में। मूवी स्ट्राइप के अनगिनत कहानियों के पिटारे से आज है 2022 की साउथ कोरियन मूवी 2037। डायरेक्टर होंग जिन मो, IMDb 6.6। कहानी शुरू एक 19 साल की लड़की युन से हुई जो अपनी माँ के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताती है। उसकी माँ सुन और बोल नहीं सकती। बोलने का वो एकदम भी नहीं कि बोल नहीं सकती, पर उनकी बोली स्पष्ट नहीं होने के कारण युन उन्हें घर पर ही स्पीकिंग प्रैक्टिस करवाया करती, ताकि अगर कभी उन्हें बाहर जाना पड़े और युन उनके साथ ना हो तो वो और लोगों को अपनी बात बता सके, क्योंकि सभी को साइन लैंग्वेज समझ आए ये जरूरी तो नहीं। उसकी माँ युन को ये सब बहुत मुश्किल लगता है, ऊपर से इस उम्र में पढ़ने में भी शर्म आती है। ये सारी बात वो युन को सुनाती है, लेकिन फिर भी युन उन्हें जबरदस्ती पढ़ाती है। युन के बाबा गुजर चुके हैं, परिवार में बस माँ बेटी ही है जो एक दूसरे का सहारा बनकर जी रहे हैं। उनके आर्थिक हालत ठीक ना होने पर भी वो हंसी खुशी एक दूसरे का ख्याल रखते हुए जिंदगी बिताते हैं। माँ को राइस केक बहुत पसंद है, इसीलिए हर दिन स्कूल से आते वक्त वो माँ के लिए जरूर ले जाया करती। और यहाँ दूसरी तरफ युन को कॉस्मस फूल बेहद पसंद है, उसकी माँ वो तोड़कर उसे दिया करती। इन छोटी छोटी चीजों में ही दोनों अपनी खुशी ढूंढ लिया करते। युन बोली, माँ अब से फूल तोड़कर मत लाया करो, उन्हें भी तो दर्द होता है ना, इन्हें खिलने दिया करो। उसकी इन सभी बातों में कितनी ही दया माया झलकती है। घर चलाने के लिए दोनों ही काम करते हैं। माँ एक कपड़े बनाने की फैक्ट्री में काम करती है और युन कैफे में। पर इतनी छोटी सी उम्र में काम करना उसकी माँ को बिल्कुल नहीं पसंद। माँ ने उसे मना करते हुए कहा, अब से तुम काम करना छोड़ दो। बाबा की बीमारी के वक्त हॉस्पिटल के लिए गए लोन के सारे पैसे भी मिटा चुके हैं और अभी मैं भी पहले से बहुत अच्छी हूँ। अरे माँ, मैं पैसों के लिए थोड़ी ना काम करती हूँ, मुझे काम करना पसंद है इसीलिए करती हूँ, उन्हें समझाने लगी। लेकिन वो जानती है कि माँ अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, उन्हें अस्थमा है, इसीलिए ऑनलाइन से वो माँ के लिए अलग अलग हर्बल टीज मंगवा कर उन्हें पीने को दिया करती। एक दिन युन के काम करने वाली जगह उसकी स्कूल के दोस्त आए हैं और यहाँ हमें पता चला कि युन ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। पर माँ को इस बारे में कोई शक ना हो, इसलिए वो स्कूल ड्रेस में ही घर से निकलती और सीधे स्कूल न जाकर कैफे आ जाती है। इसके अलावा ये भी पता चला कि वो सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रही है। इस साल पास नहीं हो पाई, पर अगले साल वो दोबारा परीक्षा में बैठेगी। उसके दोस्त उसकी हिम्मत बंधाते हैं और साथ ही साथ जरूरत की किताबें भी खरीद कर ला दिया करते। उसका सपना ही है सरकारी नौकरी का। इधर युन की माँ के काम करते वक्त उंगली में चोट लगने की खबर सुनते ही युन दौड़कर उनके पास रोते रोते पहुंची, जहां उसकी माँ के ही एक कलीग ने हॉस्पिटल ले जाकर उसकी माँ का ख्याल रखा, जिसके लिए युन उसका धन्यवाद करती है। अब दूसरे दिन युन की माँ को अपनी बेटी की तस्वीर को मुस्कुराते हुए देख उसी कलीग ने आकर कहा, आपकी बेटी कितनी सुंदर है ना, बिल्कुल आपकी ही तरह। माँ उसकी लिप्स पढ़कर हंसते हुए, वो मेरी जैसी नहीं, अपने बाबा पर गई है इसीलिए सुंदर हुई है, साइन लैंग्वेज में कहती है। लेकिन उस आदमी को उनकी कोई भी बात समझ नहीं आई। उसे भी लगा कि उसकी कही बात तो शायद वो सुन और समझ नहीं पाएगी, और यही सोचकर वो आदमी कहने लगा, युन अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी ना मुझसे करा दो, मैं उसे हर रात इतनी ज्यादा खुशी दूंगा जो कि कोई भी लड़का उसे नहीं दे पाएगा। और हंसने लगा। लेकिन यहाँ युन की माँ तो उसकी सारी बातें समझ गई और गुस्से में उसने उस आदमी को एक जोर का थप्पड़ मारा, जिससे उसका चश्मा नीचे गिरकर टूट गया। असल में उस आदमी की सोच सच में बहुत ही घटिया और नीच किस्म की होती है। जिस दिन से उसने युन को देखा उस दिन से उसकी उस पर बुरी नजर है। उस दिन भी वो जब अपना नया चश्मा लेने के बाद युन के यहाँ काम करने की जगह कैफे गया, वो युन के पैरों की तरफ गंदी नजर से देखने लगा। उसी दिन घर आकर भी उसके दिमाग से युन निकल ही नहीं रही, ऊपर से शराब के नशे में वो डूबा हुआ है। इधर दूसरी तरफ युन को भी आज काम से लौटने में देरी हो गई, पूरा रास्ता सुनसान है। इसी मौके का फायदा उठाकर पता नहीं कब वो आदमी युन का पीछा करने लगा। थोड़ी देर बाद युन को भी एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो घबराकर तेजी तेजी कदम बढ़ाने लगी। उसने भी तेजी तेजी से युन का पीछा करते हुए उसे पीछे से पकड़ लिया और खेत के एक कोने में ले जाकर अपनी प्यास, अपनी लालसा मिटाने के लिए बेचारी युन के साथ जबरदस्ती की। लेकिन वो आदमी इतना ही घटिया है कि यह घिनौना काम करने के बाद भी युन की आंखों में आंखें डालकर कहता है, अगर ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारी माँ को भी मार डालूंगा। तुम्हारे बाप को मेरे ज्यादा समय नहीं हुआ है ना, तो मरने से पहले मैं उन्हें भी एक औरत का एहसास करवा के ही मारूंगा, चिंता मत करो।
तुम समझ रही हो ना यून, तुम्हारे साथ जैसा किया वैसे ही उनके साथ भी। और हंसने लगा। अब यहाँ रात इतने समय तक भी यून के वापस घर ना आने से परेशान वो अपनी बेटी को ढूंढने बाहर निकल पड़ी। और वो आदमी सुनसान जगह में उन्हें देखने के साथ ही फिर से अपने मन में यून की माँ के प्रति नीच वो पापी ख्याल ले आता है और वहाँ से उठकर अब उनकी तरफ बढ़ने लगा। यहाँ बेचारी यून अपने ऊपर तो ये घिन, ये दर्द सह ही रही है और शायद आगे भी सह ही लेती, लेकिन उस आदमी के मन में अपनी माँ के प्रति भी वही नीच ख्याल आता देख वो फौरन वहाँ से उठी और बगल में पड़ा एक पत्थर उठाकर अपनी माँ की तरफ बढ़ते उस आदमी के सर पर ऐसे जोर जोर से मारती है कि वो आदमी वहीं मारा जाता है। अब उसी मर्डर केस में पुलिस यून को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन इस केस में किसी तरह का कोई सबूत ही नहीं है कि यून ने अपने सेल्फ डिफेंस में उस आदमी को मारा है। अगर वो आदमी जिंदा रहता तो काफी तरीकों से पूछताछ के जरिए सच बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन उसके मारे जाने से क्या पता यून का कहा बलात्कार ना होकर दोनों की सहमति से किया गया हो, क्योंकि वो अब नाबालिग नहीं थी। अगर पुलिस उसकी बात को सच भी मान ले, लेकिन कानून तो सबूत मांगता है और इसी वजह से अब ये पूरा केस सेल्फ डिफेंस न रहकर एक हत्या साबित होता है। यून को बचाने के लिए उसके वकील ने उसे यही सुझाव दिया कि बाहर पब्लिक में जाकर किसी महिला संगठन से जुड़कर अपने अधिकार के लिए लड़ाई करे, मगर यून सहमत नहीं होती। वो नहीं चाहती कि किसी को उसके बारे में कुछ भी पता चले, ना किसी की नजर में वो आए और ना ही चाहती है कि कोई उस पर दया दिखाए, लाचार बेचारी सहानुभूति की नजर से भी देखे, क्योंकि पैदा होने के बाद से अभी तक उसे उसी नजर से ही देखा गया है जो अब वो सहन नहीं कर सकती। वो यही बात अपनी माँ को भी समझाती है। माँ बेटी दोनों ही बेबस रो रहे हैं। सुनवाई का दिन आया। जैसे कि सबूत की कमी की वजह से अदालत ने उसे हत्या के जुर्म में 5 साल की सजा सुनाई, जिसे सुनकर उसकी माँ अपने हाथ पांव जोड़ भीख मांगते हुए अपनी बेटी को गले लगाकर ऐसे रोती है कि वहाँ मौजूद सभी की आंखों में पानी आ गया। यून को जेल हो गई। उसे उसके कमरे में ले जाया गया, जहाँ उसके साथ और 5 लोग उसी कमरे में रहते हैं। सभी वहाँ अपनी सजा काट रहे हैं, लेकिन यून के कमरे में घुसते ही वहाँ एक लड़की यून को बहुत पीटने लगी, क्योंकि यून ने उसे बस हल्का सा छुआ भरी था। तभी बीच में आकर बाकी कैदियों ने उसे रोका। पूरी रात भर यून अपनी माँ को याद कर खूब रोती है, क्योंकि ये पहली बार है कि वो अपनी माँ से दूर है। अगली सुबह सभी कैदी मिलकर साथ खाना खा रहे हैं। जैसा सोचा था वो लोग इतने भी बुरे नहीं होते। उन सबकी भी अपनी अपनी कहानी है, लेकिन उन सभी में से एक ऐसी है जिसने सबसे अलग पिंक रंग के कपड़े पहने हैं। यून ने जब उससे पूछा तो बताया कि वो उस जेल की सबसे अच्छी कैदी है। उनके बीच में एक सीनियर कैदी भी होती है, जिन्हें सभी सम्मान से दीदी कहकर बुलाते हैं। यून को खाना ना खाता देख दीदी ने उसे समझाया, यहाँ रहते रहते इन सब की आदत पड़ जाएगी तुम्हें, और खाना नहीं खाओगी तो यहाँ काम भी नहीं कर पाओगी। फिर यून को बताया गया कि यहाँ काम करना पड़ता है, जिसके बदले में बहुत कम लेकिन पैसे भी दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा पैसे किस काम के मिलते हैं? यून के पूछने पर ज्यादा तो रिपेयरिंग के काम के मिलते हैं, लेकिन वो काम कर पाना बहुत मुश्किल है। मगर यून ने भी वही काम करने का फैसला किया। इसके बाद सभी कैदी काम के लिए निकल जाते हैं, जहाँ एक औरत यून को लगातार घूरे ही जा रही है, क्योंकि यून एकदम जवान और खूबसूरत है। अब सभी कैदियों की हाजिरी लेते वक्त जेल अधिकारी यून को वहाँ नया देख उससे उसका कैदी नंबर पूछती है, जो है 2037। ये नंबर अब से याद कर लो, आज से यही तुम्हारा नाम है, अधिकारी बोली। यून ने काम करना तो शुरू किया, लेकिन वहाँ कोई भी उसे काम नहीं सिखाना चाह रहा। काम के आखिर में जब सब इकट्ठा हुए तो यून ने उसी अधिकारी से पूछा, हमें पैसे कब मिलेंगे? तुम्हें किसने क्या कहा है मुझे नहीं पता, पर इतना याद रखो कि तुम यहाँ एक कैदी हो और यहाँ काम के कभी कोई पैसे नहीं मिलते, समझी? उस पे अधिकारी खूब चिल्लाने लगी। तभी वही पिंक ड्रेस वाली कैदी ने यून को बचाते हुए, वो अभी यहाँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ दरखास्त करने पर कभी कभी पैसे दिए जाते हैं, मगर वो पैसे यही अंदर तुम अपनी जरूरतों के सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकती हो, उसने यून को समझाया। लेकिन अधिकारी उसकी बात को यूं बीच में ही काट कर बोलने के लिए उस पर गुस्सा कर उसे धमकाने लगी। अब रात सभी कैदी सो चुके हैं, लेकिन यून एक कोने में बैठी रो रही है। तभी वो दीदी उसके पास आई और कहा, मैं 5 लोगों की हत्या के जुर्म में यहाँ आई हूँ। मेरा एक ही बेटा था, जिसे एक दिन एक आदमी शराब के नशे में उस पर गाड़ी चढ़ाकर भाग गया। बदले में उसके पूरे घर पर मैंने आग लगा दी, जिसमें सो रहे पूरे परिवार सहित सभी लोगों को जलाकर मैंने मार डाला। आज भी उस गलती को याद कर मेरा दम घुटता है।
तुम अपने मन में बातें ऐसे दबा कर मत रखा करो, इससे तुम्हें ही सांस लेने में दिक्कत होगी। बदले में तुम उसे लिख कर या प्रार्थना कर या किसी से बात कर उस बोझ को अपने मन से निकाल फेंको। दीदी युन को समझाती है और यही हमें पता भी चलता है कि उन्हें मौत की सज़ा मिली है। कुछ समय बाद उनकी फांसी की तारीख है। उनकी बातें सुनकर युन अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखती है। चिंता न करे माँ, मैं यहाँ ठीक से रह रही हूँ। उस दिन के बाद से युन भी अब धीरे धीरे खुद को वहाँ ढालने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे वहाँ के काम भी सीखने लगी और अपने कमरे के बाकी लोगों के साथ घुलने मिलने लगी। इसके कुछ दिन बाद युन की माँ युन के लिए मनपसंद खाना लेकर उससे मिलने आई है, लेकिन बाहर का खाना अंदर नहीं ले जा सकते, इससे युन को ही परेशानी होगी, उसकी माँ से कहा गया। अब उसकी माँ युन से मिली। युन अपनी माँ को यूँ बोलते हुए देख उसे बहुत खुशी हुई कि उसकी सिखाई गई चीज़ें उसकी माँ प्रैक्टिस कर रही है। बस आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना। बात करते करते एक समय दोनों ही खुद को रोक ना पाए और एक दूसरे को सहारा देते हुए दोनों खूब रोने लगे। एक माँ के लिए अपनी बेटी को यूँ जेल में ऐसे देखना, सच में उस माँ पर क्या गुजरती होगी। मिलने का समय खत्म हो गया और माँ रोते रोते वापस चली गई। सुबह हो गई पर युन अभी भी लेटी हुई है। उसकी तबीयत जरा ठीक नहीं है। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि दरअसल वो तो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो युन के ऊपर मानो बिजली आ गिरी हो। अपनी जिंदगी का वो सबसे भयानक, सबसे दर्दनाक हादसा भूलकर जहां आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिंदगी उसे वही ला पटकी जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज उसी का ही बच्चा उसके पेट में पल रहा है। कुछ और न सोचकर वो बस यहाँ से भागकर अपनी माँ के गले लगकर खूब चिल्लाना चाहती है। गेट की तरफ दौड़कर माँ माँ पुकारते हुए जोर जोर से रोकर दरवाजा पीट रही है। फौरन पुलिस उसे पकड़कर एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती है। यहाँ जब युन के रूममेट्स को भी उसकी माँ बनने की खबर पता चली, वो सभी युन के लिए बहुत परेशान हो उठे, क्योंकि एक तो वो अभी माँ बनने के लिए बहुत छोटी है और दूसरा वो बच्चा उसी आदमी का है। कोई बच्चा गिराने को तो कोई इसमें बच्चे का क्या दोष कहता है। अगले दिन दीदी उसे अपनी गोद में रख, जैसी भी परिस्थिति आए तुम्हें उसका मजबूती से सामना करना पड़ेगा, ऐसे हार नहीं मान सकती, संभालते हुए उसे कमरे में ले आई। फिर से वही लड़की जिसने पहली बार उसे पीटा था, उसे दोबारा से पीटते हुए बोली, ऐसे अपने ही बलात्कारी का बच्चा क्यों अपने पेट पर रखा है? हाँ, मेरी मदद चाहिए इसमें तो बोल। बाकी लोग वहाँ पहुँचकर उसे रोकते हैं। दरअसल उस लड़की को उसकी हालातों ने ऐसा बना दिया है। उसकी भी कहानी ऐसी ही है। अब युन ने अपनी माँ से भी मिलना बंद कर दिया, क्योंकि अगर माँ को पता चला तो वो उसके लिए परेशान होगी। उसकी माँ रोज उसे मिलने आती, पर युन नहीं मिलना चाहती। क्यों मेरी बेटी मुझसे मिलना नहीं चाह रही? ऐसी क्या बात हो गई? ये सोच सोचकर उसकी माँ का और मन दुखता और वो चिंता में डूबी रहती। यहाँ युन को भी दिन पर दिन चिंता खाई जा रही है। एक दिन उसकी वैसी हालत में भी दूसरे कमरे की कुछ कैदी महिला आकर उसे धमकाने लगी। इसी बीच एक महिला बोली, चलो ना हम साथ बाथरूम चलते हैं। उस महिला को युन पहले ही दिन से अच्छी लग गई थी और वो उसे बाथरूम ले जाकर उसके साथ यौन दुर्व्यवहार करना चाहती थी। तभी उसी वक्त वहाँ दीदी आई और उसके बाल खींचकर धमकाने लगी, अगर मैंने यहाँ एक और खून भी कर दिया ना तो भी मेरी सजा फांसी ही रहेगी। आइंदा से अगर तूने मेरे कमरे के किसी भी लड़की के ऊपर गंदी नजर फिर डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस दिन के बाद से डर के मारे सभी युन से दूर ही रहते। अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, युन से इस प्रेगनेंसी का बोझ सहा नहीं जा रहा और एक दिन एक शीशे के टुकड़े से वो अपने पेट को जख्मी करने की कोशिश करती है। वही गुस्से वाली लड़की ये देख उस पर चिल्लाने लगी, मैंने बच्चे को नहीं रखने को कहा था, खुद को खत्म करने को नहीं। अब सभी ने मिलकर युन को सलाह दी, तुम मीडिया की मदद ले सकती हो, क्या पता पब्लिक तुम्हारी मदद कर सके। इतनी कम उम्र में इस तरह यहाँ 5 साल जेल में बिताने से तुम अपनी जिंदगी का अनमोल समय यही बर्बाद कर दोगी। बाद में अफसोस के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। लेकिन युन नहीं मानती। भले ही वो अपने 5 साल यहाँ बिताकर बर्बाद करने को तैयार है, लेकिन इस तरह पूरी दुनिया के सामने आकर जिंदगी भर लज्जित होकर नहीं बता सकती। उससे भी बड़ी बात कि वो नहीं चाहती कि उसकी माँ को इसके बारे में पता चले। अब आखिरी उपाय यही बचा कि अदालत में फिर से रिट्रायल का रिक्वेस्ट भेजा जाए। क्या पता जज उसके पक्ष में फैसला करे। अब यहाँ उसे बाहरी काम से हटाकर हल्का फुल्का काम दिया गया, जहाँ उसे बाहर से आई दवाई के साथ और भी कई सारे सामान को मैनेज करके रखना है। वो अपनी माँ से ना मिलने पर भी बीच बीच में उन्हें चिट्ठी लिखा करती, जहाँ वो उसे उसकी चिंता करने को मना करती है। मैं यहाँ एकदम अच्छे से हूँ, यहाँ मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ। उसकी माँ उसकी चिट्ठी पढ़ भावुक हो उठती। एक दिन अचानक काम करते करते युन को ना सहने वाला पेट दर्द होने लगा।
चेक करने पर पता चला कि यून 6 महीने की प्रेग्नेंट है, लेकिन उस हिसाब से उसका पेट उतना बड़ा नहीं दिख रहा। बच्चा अभी भी आकार में बहुत ही छोटा है। बच्चा भी अपनी माँ का मन पढ़ सकता है और माँ के ना चाहने की वजह से ही वो भी बढ़ नहीं रहा और छुपा हुआ है, लेकिन बच्चा बिल्कुल सेहतमंद है। बच्चे की दिल की धड़कनें सुनकर यून रोने लगी, क्योंकि असल बात यह है कि यून अपने बच्चे को मारने के लिए एक तरह की दवाई खा रही थी, जिसे वो बाहर से आए सामान से छुपा कर रखती। यहाँ उसके साथ आया पुलिस भी यून का दर्द समझ पा रहा है। उसे वापस छोड़ते समय उसने प्यार से पूछा, तुम्हें क्या खाने को मन है बेटा? मुझे स्टिकी राइस केक खाने का मन कर रहा है, जो कि उसकी माँ का पसंदीदा है। वापस कमरे में आकर सभी उसे डॉक्टर ने क्या कहा पूछते हैं। यून ने अपनी 6 महीने की प्रेगनेंसी और सारी बातें बता दी। अगले दिन से सभी उसका और ज्यादा ख्याल रखने लगे। उसे कोई भी काम नहीं करने देते। ऐसे ही दिन गुजरने लगे और रिट्रायल का दिन आ गया। जज ने उसे अपनी आखिरी बात रखने का मौका दिया। यून ने कहना शुरू किया, हाँ, मैंने मारा है एक आदमी को। मेरी बात पे विश्वास आपको हो या ना हो, लेकिन उस आदमी ने मेरा बलात्कार किया था। लेकिन फिर भी मैं अपनी गलती की सजा काटने को तैयार हूँ। 5 साल बोले या 10 साल तक भी मैं जेल की सजा बिताने को तैयार हूँ। लेकिन जब मैं वापस घर लौटूं तो बस अपनी माँ के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, लेकिन तब तक उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। कहते हुए सबके सामने वो रोने लगी। यून की पूरी बात सुनने के बाद जज ने उसकी पहली 5 साल की सजा को रद्द कर बस 1 साल की सजा सुनाने का फैसला किया। ये फैसला सुनने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि सभी को यून पर विश्वास था। लेकिन कानून सभी के लिए ही बराबर होता है, चाहे वो मासूम ही क्यों ना हो। कानून सबूत मांगता है। दिन बीतने लगे। अब धीरे धीरे यून का पेट भी बड़ा होने लगा। सभी उसका बहुत ख्याल रखते। एक दिन उसने अपने रूममेट से कहा, मुझे कॉस्मोस फूल देखने की बहुत इच्छा हो रही है। मेरी माँ ना मेरे लिए हमेशा लाया करती थी। वो लोग बाहर जाकर तो फूल नहीं ला सकते, इसलिए सभी उस रात एक एक कर उठकर पूरा बाथरूम भर कर कॉस्मोस फूल की ड्राइंग बनाते हैं। सुबह उठकर जब यून ने देखा तो वो बहुत ही खुश हो गई। उसे ये सरप्राइज बड़ा अच्छा लगा। फिर इधर सभी छुप छुप कर यून के बच्चे के लिए कपड़े मोजे बनाते हैं, अपने ही कपड़े को काटकर, क्योंकि वहाँ और कोई कपड़ा नहीं मिलता। इतना ही नहीं, सभी ने यहाँ तक बच्चे का नाम भी सोच लिया है। चाहे लड़का हो या लड़की, उसका नाम बोनी होगा, जिसका मतलब है कमजोरों की रक्षा करना। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये हो गई कि वही गुस्सैल लड़की ने भी अपने काम वाली जगह से सामान ले आकर एक खिलौना तैयार किया है। माया दया तो सभी के मन में है, लेकिन जिंदगी ने इतने जख्म दिए हैं कि उन्होंने अपने मन को ही पत्थर बना लिया। पर बच्चे के आने की खुशी में सभी के अंदर फिर से बदलाव आने लगा। एक दिन सभी काम में गए हुए हैं। यून कमरे में अकेली है। अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसने जैसे तैसे अपने रूममेट्स के लिए लिखी सारी चिट्ठियां उनके ड्रॉर में रख दी और उसके बाद एक दवाई खाकर वही जमीन में लेट गई। काम खत्म कर जब वो वापस लौटे तो यून को वहाँ बेहोश नीचे पड़ा देख सभी रोते चिल्लाते हुए उसे उठाने की कोशिश करने लगे। फौरन गार्ड को बुलाकर यून को अस्पताल ले जाया गया। अभी भी यून को होश नहीं आया। डॉक्टर उसे पुश करने को कह रहे हैं, नहीं तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। लेकिन वो फिर भी कोशिश ही नहीं करना चाह रही। किसी तरह बच्चे को तो बचा लिया गया, लेकिन यून की हालत अभी भी खराब है। उसे अभी तक होश नहीं आया। अब इधर सभी को यून की लिखी चिट्ठी मिली। पता नहीं मैं लौटकर आ भी पाऊंगी या नहीं, इसीलिए चिट्ठी छोड़कर जा रही हूँ। मुझे इतना प्यार, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी भी अपनी जिंदगी को अच्छे से बिताना। सभी की अपनी अपनी कहानी है और यून को सभी के बारे में पता चल गया था। उसने उन्हीं सब के बारे में लिखकर कहा, चिंता मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिट्ठी पढ़कर सभी बहुत भावुक हो गए। किसी के आंसू नहीं रुक रहे। यून भी अब तक एक परिवार की तरह बन चुकी थी। इधर यून की माँ को भी उसकी बेटी के अस्पताल में होने की खबर दी गई। उसकी माँ दौड़ते भागते हुए अस्पताल पहुंची, लेकिन यून अभी तक बेहोश है। यहाँ इतने महीनों बाद एक माँ अपनी बेटी को देख पाई है, लेकिन इस हालत में वो उसे अपने सीने से लगाकर बहुत देर तक रोती रहती है। वो खुद को संभाल नहीं पा रही। इसके बाद एक हंसती खेलती कॉस्मोस फूल के बगीचे में एक छोटी बच्ची को देखते हैं, जो अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। वो और कोई नहीं, यून की ही बेटी है, जिसे किसी और परिवार ने अडॉप्ट कर लिया है। और दूसरी तरफ यून की माँ को देखते हैं, जो कपड़े प्रेस कर रही है और उसके बगल में सरकारी नौकरी का एक इंटरव्यू सर्टिफिकेट रखा हुआ है। और फिर माँ कहते हुए यून की आवाज़ सुनाई दी। माँ उस तरफ देखकर मुस्कुराई।
इसी के साथ ये कहानी भी यही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, कहानी का अंत हमें सवालों के साथ छोड़ जाता है कि क्या सच में यून ठीक हो गई, अपनी सजा काटकर बाहर निकल आई, फिर जैसे उसका सपना था सरकारी नौकरी का वो भी उसे मिल गई और उसकी बेटी को किसी और परिवार ने अडॉप्ट कर लिया, या दूसरा ये कि उसे अभी भी होश नहीं आया और शायद वो कोमा में चली गई हो और ये सब बस उसका एक सुखद सपना है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट्स करके जरूर बताएं। मैं तो चाहती हूँ कि पहला वाला अंत ही रहा हो। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी पक्के से करें दोस्तों। अगली कहानी आने तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ट्राइब। और हाँ, जल्दी से अमेजिंग माइंड ब्लोइंग कोरियन वेब सीरीज सुनने के लिए K-Drama 2.0 को अभी जाकर सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।